एपिसोड 294। नए समा हॉल की जानिब से दरगाह के दरवाजे पर फायरिंग का जोर था। फिर अंदर से भी जवाबी फायरिंग जारी थी और ऐसे में दरवाजे से गुजरने का मतलब दुनिया से गुजरना भी हो सकता था। मैं सोच रहा था कि अब पीछे की तरफ खिसकूं, वरना आगे बहुत मुश्किल लग रहा था। पीछे खिसकता तो उस चार दीवारी की तरफ जाता जिसके पार मुर्शिद की रिहाइशगाह थी। पता नहीं फाजली अपने गुर्गों के साथ कहाँ था। अगरचे उस तरफ से भी फायरिंग की आवाजें आ रही थी, मगर वो बहुत ज्यादा नहीं थी। ज्यादा जोर दरगाह और नए समा हॉल के दरमियान फायरिंग का था। अकबी सिंध भी फाजली के साथ आने वाले साफ कर चुके थे, क्योंकि उस सिंध से फायरिंग की आवाज नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या करूं कि अचानक शों की तेज आवाज आई और नए समा हॉल के ऊपर से एक शोला लपका। माहौल एकदम रोशन हो गया और मैं, जो मुंडेर से जरा ऊपर था और यकीनन दुश्मन को नजर आ सकता था, तेजी से दोबारा मुंडेर तले दुबक गया। लानत हो, मेरे मुंह से निकला। किसी ने रोशनी का ग्रेनेड फायर किया था जो बहुत तेज सुर्ख रोशनी दे गया था। उसने बाग को दिन की तरह रोशन कर दिया था। फौरन हॉल की तरफ से गोलियों की बौछार आई और मुंडेर को धरने लगी, जिसके पीछे मैं छुपा था। गोलियां तकरीबन छूकर जा रही थीं। पता नहीं मैं कैसे बचा था। फिर दूसरा ग्रेनेड कोठी की तरफ से फायर हुआ और उस तरफ का हिस्सा भी रोशन हो गया। मुर्शिद इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से नहीं था, हालांकि हम उसके सपा का बड़ा हिस्सा मौत के घाट उतार चुके थे, मगर शायद उसके पास हमारे अंदाजे से ज्यादा अफराद थे। फाजली बेखबर था कि उसके पास ये फौजी इस्तेमाल के रोशनी वाले ग्रेनेड भी थे। कई मिनट तक मुसलसल ये बहुत तेज रोशनी दे सकते थे। 5 मिनट बाद उसकी रोशनी हल्की पड़ने लगी तो मैं तेजी से वापस जनरेटर रूम की तरफ गया। मैं उसकी आड़ ले लेता तो हॉल की तरफ से की जाने वाली फायरिंग से खासी हद तक महफूज हो जाता। मलंग और उसके साथी दरगाह की इमारत में थे। उनकी कोशिश थी कि हॉल वालों को वहीं तक महदूद रखें और उन्हें कोठी की तरफ ना जाने दे। उन्हें मेरी कतई परवाह नहीं थी। मैं सरकने में मसरूफ था कि अगला ग्रेनेड फिजा में बुलंद हुआ और इस बार ये दरगाह वाली इमारत के ऐन ऊपर था, इसलिए पूरी इमारत और आसपास की जगह रोशनी में नहा गई। इस बार भी मेरी पोजीशन देख ली गई और नए सिरे से गोलियों ने मेरा रुख किया। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। मेरी बचत दुबके रहने में थी। फिर किसी ने ऊपर से दस्ती बम उछाला। वो मुझसे कुछ दूर गिरा। मैंने बर वक्त उसे गिरते देख लिया और मुंडेर के साथ चिपक कर कानों पर हाथ रख लिए। बम ज्यादा दूर नहीं था, वो मुंडेर भी उड़ा सकता था, मगर मेरे पास बचने का मौका ही नहीं था। धमाके ने जैसे मुझे झंझोड़ कर रख दिया और शौक फिर मुझे धकेल कर रविश में खुली जगह पर ले आई थी। मैंने सर पर हाथ रख लिए थे, इसलिए सर बच गया, मगर दोनों हाथों पर उड़ते से अंग्रेजों ने जख्म डाल दिए। मुंडेर का ऊपरी हिस्सा उधड़ा था, इसलिए मैं उधड़ने से बच गया, मगर अब मौत सामने थी। मैं समा हॉल में मौजूद अफराद के लिए खुला निशाना था। उठकर भागने का भी फायदा नहीं था, क्योंकि कहीं पना नहीं थी। 2 गोलियां आकर मेरे सीने पर लगी। मैं धचके से पीछे गया। एक लम्हे को मेरा सांस रुक गया। दर्द की लहर ने मुझे तड़पा दिया था, मगर बुलेट प्रूफ ने मेरी जान बचा ली। मैं बेताबी से अपनी गिर जाने वाली राइफल तलाश कर रहा था, जबकि इस दौरान में मेरे आसपास गोलियां बरस रही थी। राइफल ना जाने कहाँ चली गई थी। हॉल की तरफ से कमोबेश दर्जन भर खुदकार हथियार हरकत में थे। उनमें से कम 2-3 मेरी तरफ मरकूज थे। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर उठकर भागने की कोशिश की, मगर मलबे के टुकड़ों से पांव फिसला और मैं बेढंगेपन से वहीं ढेर हो गया। मगर इस ढेर होने ने एक बार फिर मेरी जान बचाई, क्योंकि अगला ब्रस्ट मेरे सर के ऊपर से गुजरकर दीवार पर लगा था। अगर मैं खड़ा होता तो उसका निशाना बन गया होता। इस बार मैंने भागने के बजाय खुद को रोल किया और कलाबाजियां खाता जनरेटर के जलते कमरे की तरफ आया। आखिर के 4-5 गज मैंने कैसे तय किए, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैं धचके से कमरे की दीवार से टकराया और फौरन ही दूसरा दस्ती बम आकर कमरे के दूसरी तरफ गिरा। धमाके ने मेरे होश के साथ कमरे का एक हिस्सा भी उड़ा दिया। मेरे हवास ठिकाने आए तो मैं फाजली को मुगल्लजात सुना रहा था। वो खबीस आदमी मुझे इस मुश्किल में फंसाकर खुद जाने कहाँ गायब था। मुझे लग रहा था कि मैं ना जाने वहां कब से फंसा था, मगर जब आड़ में आने के बाद मैंने घड़ी देखी तो अभी सिर्फ 1 बजा था। मुझे बाहर आए हुए 20 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं गुजरा था। राइफल गिर जाने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक पिस्तौल था। मैंने उसे निकालकर चेक किया, फिर अपना जायजा लिया। मेरे बाजू मामूली जख्मी थे। एक जख्म सर के ऊपरी हिस्से में आया था और कुछ खून निकला था, बाकी जिस्म सही सलामत था। अपनी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने यहाँ से निकलने के इम्कानात का जायजा लिया। जनरेटर रूम और दरगाह की इमारत के दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था और ये जगह इमारत के कोने से कोई 40 गज के फासले पर थी। इमारत की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं कोने की तरफ जाता तो मुझे बासानी हॉल की तरफ से निशाना बनाया जा सकता था। अब एक तरीका तो यह था कि मैं ऐसी जगह दुबक कर इंतजार करता कि जो ही फाजली के आदमी समा हॉल की मज़ाहमत का खात्मा कर दें। अब एक तरीका तो यह था कि मैं उसी जगह दुबक कर इंतजार करता कि फाजली के आदमी समा हॉल की मज़ाहमत का खात्मा कर दें, मगर यह कहना मुश्किल था कि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं। फिर मुझे बड़ा खतरा दस्ती बम से था। मैं गोलियों से आड़ में था, मगर यहाँ मेरे सामने कोई दस्ती बम आकर गिरता तो उससे बचने के लिए कोई आड़ नहीं थी। ऐसा लगा कि समा हॉल में बैठा हुआ कोई शख्स मेरी तरह सोच रहा था और उसने दस्ती बम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। मेरी बेखबरी में एक दस्ती बम आकर जनरेटर रूम की जलती छत पर गिरा। धमाके के साथ छत भी बैठ गई। मुझ पर मलबे की बारिश हुई, लेकिन मैं धमाके के बरह रास्त असरात से महफूज रहा। जब मलबा गिरना रुका तो मैंने कमरे का जायजा लिया। उसकी बुलंदी जो पहले 12 फुट थी, एकदम कम होकर 7-8 फुट रह गई थी, और ये भी दीवारों की बुलंदी थी, क्योंकि छत तो गिर चुकी थी। छत गिरने से आग बुझ गई थी और अब अंदर से गाढ़ा धुआं निकल रहा था।
میں نے चिल्ला कर मलंग को आवाज दी, कहाँ मर गए हो, तुम लोगों से चंद आदमी नहीं निमट रहे। मगर कोई जवाब ना आया। अगर उसने सुना भी था तो जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो उससे ज्यादा जरूरी काम कर रहा था, यानी समा हॉल में मौजूद अफराद का मुकाबला और उनको कोठी की तरफ जाने से रोकने का काम। दोनों तरफ के लोग तकरीबन महफूज थे, बस दरमियान में मैं फंसा था। मैं चल लेने के लिए गाफिल हुआ और अगले दस्ती बम को जरा ताखिर से देखा। वो जनरेटर रूम के साथ गिरा और लुढ़कता वो उस तरफ आन निकला जहां मैं मौजूद था। उसे देखते मैं हरकत में आया और बहुत तेजी से सरक कर जनरेटर रूम के अकबी हिस्से में चला गया कि धमाका हुआ। मैं बाल बाल बचा। फौरन ही मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि उस तरफ से मैं समा हॉल से की जाने वाली फायरिंग की जद में था। कुछ फायर्स हुए भी थे मगर वो उजलत में बिना निशाने के लिए गए थे। जहां दस्ती बम गिरा था वहां गढ़ा पड़ा था। आधे घंटे की मुख्तसर जंग ने उस खूबसूरत बाग का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया था जिसे बनाने में बरसों लगे थे। जगह जगह गढ़े पड़ गए थे। दोनों तरफ की इमारतों की खूबसूरती का अलग सत्यानाश हो गया था। खासतौर से दरगाह की इमारत का हशर नशर हो गया था। मैं अब मलंग और उसके साथियों को बुरा भला कह रहा था जो दस्ती बम इरसाल करने वाले को कुछ नहीं कह रहे थे और वो पूरी आजादी से मुझ पर दस्ती बम फेंक रहा था। एक दो बार तो समझ में आता था लेकिन उसके बाद उसे ताक कर निशाना बनाया जा सकता था। इसके बावजूद मलंग और उसके साथियों की तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई थी। अब मैं पूरी तरह चौंकिन्ना था। अगला बम किसी भी तरफ से आ सकता था। ऐसे में तकदीर के बाद सिर्फ मुझे मेरी फुर्ती ही बचा सकती थी। जनरेटर रूम से समा हॉल की इमारत तकरीबन 30 गज के फासले पर थी। मैंने उसके दाएं तरफ से एक लम्हे को झांक कर देखा और मुझे दूसरी मंजिल की एक खिड़की में राइफल बरदार शख्स का हेवला दिखाई दिया। वो दरगाह की इमारत पर गोलियां बरसा रहा था। मैंने अचानक आड़ से निकलकर उस पर पिस्तौल के फायर किए। 3 गोलियां चलाई और वापस आड़ में आ गया, लेकिन इस दौरान में वो एक झटके से पीछे गया था और उसकी राइफल खामोश हो गई थी। अब पता नहीं उसे गोली लगी थी या वो बचने के लिए पीछे गया था, लेकिन इसके बाद उसकी तरफ से फायरिंग नहीं हुई। उस तरफ से बस वही फायरिंग कर रहा था। बाकी सब या तो समा हॉल की वस्ती खिड़कियों से फायरिंग कर रहे थे या फिर वो बाएं तरफ कोने में थे। मैं सोच रहा था अगर वो मेरी गोली का निशाना बन गया है और अब यहाँ कोई नहीं है तो मेरे पास एक मौका था। मैं दरगाह की इमारत के कोने तक जा सकता था, उसके बाद हॉल की तरफ से महफूज हो जाता। मगर एक मफरूजा भी हो सकता था। एन मुमकिन था मुर्शिद का मजीद कोई आदमी यहाँ मौजूद होता तो इस सूरत में वो मुझे आराम से शूट कर सकता था। ये जानने के लिए कि इस तरफ कोई था या नहीं, मैंने एक सर के साइज का ईंट उठाकर उसे दीवार की ओर से बाहर किया और फौरन एक गोली आकर उस पर लगी। मेरा हाथ बच गया था मगर धचके से ईंट गिर गई। उस तरफ कोई था और वो बड़ी चालाकी से खुद को छुपाया हुआ था। दूसरा ग्रेनेड भी अब बुझने के करीब था। अगर ये बुझ जाता और उसके बाद मजीद कोई ग्रेनेड फायर न किया जाता तो इम्कान था कि मैं बचकर दरगाह की इमारत के पहलू तक पहुंच सकूं। मगर मेरी ये आरज़ू दिल में ही रह गई। इस बार हॉल की छत से 2 ग्रेनेड फायर किए गए और उनकी इस मुश्तरका रोशनी ने उस जगह को बकाए नूर बना दिया था। पता नहीं उनके पास कितने ग्रेनेड थे, लेकिन उससे ये फायदा भी हुआ कि अब कोई दस्ती बम आता तो मैं उसे देख सकता था। मुसलसल फायरिंग ने जनरेटर रूम की ऊपरी जालीदार दीवारों को भी तोड़कर छोटा कर दिया था और अब सिर्फ 3 फुट की मोटी कंक्रीट की दीवार ही मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। छत गिर जाने से खतरा यह भी था कि कोई दस्ती बम अंदर गिरा तो वो ये दीवार भी गिरा देगा। अगरचे उस दीवार तले दबकर मेरे मरने का इम्कान कम था, मगर ये मुझे शदीद जख्मी या नाकारा कर सकती थी। मुझे असल खतरा दस्ती बमों से था, वरना गोलियों से बचना इतना मसला नहीं था। ये बात दुश्मन भी समझ रहा था, इसलिए उसने इस बार चालाकी से काम लिया। पहले उसने जनरेटर रूम के बाएं तरफ बाग वाले हिस्से में एक दस्ती बम फेंका। वो लुढ़कता हुआ मुझसे कोई 10 गज दूर आकर रुका था। मैं कमरे के दूसरी तरफ भी नहीं जा सकता था जहां समा हॉल का निशानेबाज ताक में बैठा था, इसलिए मंतकी तौर पर मैं जान हथेली पर रखकर रविश की तरफ लपका और छलांग लगाकर मुंडेर की दूसरी तरफ गिरा। उसी लम्हे धमाका हुआ। एक बार फिर मलबे की बारिश हुई, मगर मैं बम की बराह रास्त जरब से महफूज रहा था। अभी मलबे की बरसात थमी नहीं थी कि दूसरा दस्ती बम मुझसे जरा आगे रविश के साथ क्यारी में गिरा। मैंने उठने की कोशिश की तो घुटने में उठने वाली तेज टीस ने मुझे गिरा दिया। गिरते हुए उस पर चोट आई थी। उस चोट ने मुझे माजूर कर दिया था। अब बम से बचने का इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मैंने बेसाख्ता कलेमा शरीफ पढ़ा, फिर एक अजीमुल जस्सा साया नमूदार हुआ और एक धमाका हुआ। धमाके से जरा पहले आने वाला अजीमुल जस्सा साया मुझ पर छाया हुआ था और उसी वजह से मैं बच गया था। धमाके के बाद उसकी दबी हुर्राहट सुनाई दी तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो बासु है। वो बर वक्त आया था और मेरे और दस्ती बम के दरमियान में हायल हो गया था। उसने जरा बख्तर नुमा लिबास पहना था जिसने उसे बम की तबाहकारी से महफूज रखा, लेकिन वो कुछ न कुछ जख्मी जरूर हुआ था। ये बात उसकी हुर्राहट से भी जाहिर थी। हुर्राहट में अजियत का अंसर शामिल था। धमाके के बाद वो समा हॉल की तरफ से की जाने वाली फायरिंग से ढाल बन गया था। गोलियां उस पर बरस रही थी और उचट रही थी। जिंदा बच जाने के यकीन के साथ ही मैं हरकत में आ गया और अपनी राइफल तलाश करने लगा। बिलाखिर वो क्यारी में मिल गई। जैसे मैं बासु की आड़ में खड़ा हुआ, उसने घूमकर हॉल की तरफ अपनी खौफनाक साख्त की और सचमुच बेपनाह खतरनाक मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। अब तक दोनों जानिब से आम किस्म के खुदकार हथियारों और मशीन गनों से गोलियों का तबादला हो रहा था, मगर अब इस जंग में बासु की मशीन गन शामिल हो गई थी और ये इतनी खौफनाक थी कि उसकी गोलियां कंक्रीट की मोटी दीवारों को पार करके उनके अक़ब में मौजूद दुश्मनों को निशाना बना रही थी। उसका शोर ऐसा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मगर मुझे हॉल की तरफ से फायरिंग में फौरी कमी से अंदाजा हो गया कि दुश्मन उस नए हथियार की ताब न लाकर या तो पसपा हो गए थे या फिर मारे गए थे। बासु निहायत महारत से उन खिड़कियों पर गोलियां बरसा रहा था जहां से फायरिंग की जा रही थी।
اس نے چند ہی برسٹ میں سما ہال والوں کو خاموش کرا دیا۔ جیسے ہی مشین گن رکی میں نے باسو سے کہا، تم لوگ کہاں تھے؟ فاضلی کہاں ہے؟ اس نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر کوٹھی کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے بولا، میرے ساتھ آؤ، پہلے ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ اس کا اشارہ سما ہال کی طرف تھا۔ کون ہے وہاں؟ میں نہیں جانتا، فاضلی نے ان سب کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ باسو نے پہلی بار باقاعدہ گفتگو کرتے ہوئے کہا، ورنہ اب تک میں نے اسے صرف غراتے یا چند الفاظ میں بات کرتے سنا تھا۔ میری آڑ میں رہنا، ابھی خطرہ ہے۔ وہ سما ہال کی طرف گھوما۔ بجلی بند ہونے اور جنریٹر تباہ ہونے کے باوجود وہاں کہیں کہیں برقی روشنی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً ان جگہوں پر یو پی ایس کام کر رہے تھے۔ باسو مڑا تو میں نے اس کے بائیں بازو سے خون بہتے دیکھا۔ اسے دستی بم کا کوئی ٹکڑا لگا تھا۔ میں نے کہا، تمہارے بازو سے خون بہ رہا ہے، چلو۔ وہ غرایا اور سما ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ درگاہ کی طرف سے فائرنگ تقریباً تھم گئی تھی، مگر اکا دکا فائر ہو رہے تھے۔ ملنگ اور اس کے ساتھیوں نے باسو کو دیکھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے نیچے کی طرف کی جانے والی فائرنگ روک دی اور اب صرف سما ہال کی اوپری سمت گولیاں چلا رہے تھے۔ ہم سما ہال کی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک برسٹ چلا اور گولیاں آ کر باسو سے ٹکرائیں۔ البتہ جب اس نے جوابی کارروائی کی تو جس کھڑکی سے برسٹ چلا تھا وہ موئے چوکھٹ اکھڑ کر اندر جا گری۔ مرنے والوں کی چیخیں باہر تک سنائی دیں۔ باسو جو پہلے دروازے کی طرف جا رہا تھا اس نے رخ بدلا اور اس کھڑکی کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے میں غیر محفوظ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ دائیں بائیں کے ساتھ اوپر کی طرف سے بھی میں نشانے کی زد میں آ رہا تھا، مگر کسی طرف سے فائر نہ ہوا اور ہم آرام سے سما ہال تک پہنچ گئے۔ عمارت کے نزدیک آتے میں دیوار سے چپک گیا۔ باسو نے اندر جھانکا اور مجھ سے کہا، اندر جاؤ۔ مشین گن کے برسٹ نے نہ صرف مرنے والوں کا بلکہ کمرے کا بھی حشر نشر کر دیا تھا۔ یہاں 2 افراد اپنے خون میں بھیگے پڑے تھے۔ یہاں روشنی نہیں تھی، مگر باہر سے آتی روشنی کے نکاس میں سب نظر آ رہا تھا۔ میں چوکھٹ پر چڑھ کر اندر کودا۔ کمرہ مختصر تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آرام کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ فرش پر سوائے دبیز قالین کا کچھ نہ تھا۔ میرے پیچھے باسو بھی اندر آ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اندر یقیناً اور لوگ ہوں گے، مگر اس تاریکی میں ہم خود ان کا شکار بن جائیں گے۔ جواب میں باسو نے اپنے لباس سے ایک عدد نائٹ ویژن جو سوئمنگ کرنے والی اینک کی طرح تھی نکال کر مجھے تھما دی۔ اسے غالباً ضرورت نہیں تھی، اس کے ہیلمٹ کا شیشہ نائٹ ویژن کا کام کرا تھا۔ میں نے نائٹ ویژن لگائی اور ایک دم ماحول روشن نظر آنے لگا۔ یہاں بھی باسو آگے تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے دروازے کو ہاتھ لگایا باہر سے برسٹ چلا۔ گولیاں دروازے کو چھلنی کرتی آ کر باسو کو لگی۔ وہ ایک بار پھر غرایا۔ ایک گولی اس کی دائیں ران چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی اور اب یہاں سے بھی خون بہ رہا تھا، مگر باسو نے اپنے زخم کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بہت جاندار تھا۔ اس نے خستہ ہو جانے والے دروازے کو ٹکر ماری اور باہر نکل کر مشین گن کا فائر کھول دیا۔ میں دیوار سے لگ کر انتظار کرنے لگا۔ جب مشین گن کا شور تھما تو میں باہر آیا۔ یہ مرکزی سما ہال تھا، کم سے کم 20 گز طویل اور 12 گز چوڑا تھا۔ فرش پر بچھی چاندنی اس وقت خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہاں 4 افراد کی لاشیں تھیں۔ باسو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی ران کے زخم سے خون روانی سے بہ رہا تھا۔ کچھ دیر ساکت رہنے کے بعد اس نے اپنی ذرا کے کسی خانے سے ایک انجیکشن کا سیٹ نکالا اور اس میں سے ایک انجیکشن الگ کر کے اپنی ران پر اس کی سوئی رکھ کر بٹن دبایا تو گیس کے پریشر سے اس میں سے پہلے سے موجود دوا نکل کر باسو کے جسم میں داخل ہو گئی۔ اس نے خالی انجیکشن پھینک کر باقی سیٹ واپس رکھ لیا۔ اس میں مزید 4 انجیکشن تھے۔ 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ باسو کے زخموں سے خون بہنا بند ہو گیا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شاید خون روکنے والے انجیکشن تھے۔ میں اس دوران میں سما ہال کا جائزہ لینے لگا۔ سامنے ایک دروازہ تھا، اس کے دائیں بائیں قطاروں میں کھڑکیاں تھیں، دوسری طرف اسی طرح چھوٹے چھوٹے کمروں کی قطاریں تھیں۔ میں نے باری باری سب کمرے چیک کیے، مگر اب وہاں کوئی نہ تھا۔ مزاحمت کرنے والے موجود تھے، اس کا اندازہ رہ رہ کر ہونے والی فائرنگ سے ہو رہا تھا۔ میں ہال کے دروازے کی طرف بڑھا کہ باسو نے مجھے روک دیا۔ وہ آگے بڑھا، اس نے دروازے کے بجائے کھڑکی کو توڑ کر گرا دیا۔ کھڑکی توڑ کر باسو دوسری طرف گیا اور پھر اس نے مجھے آنے کا اشارہ کیا۔ یہ چھوٹی سی گیلری تھی۔ باہر آتے میں باسو کی عقل مندی کا قائل ہو گیا، کیونکہ دروازے پر باہر کی جانب بابی ٹریپ لگا تھا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے والا فوری طور پر دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سما ہال میں موجود افراد نہ صرف بہت تربیت یافتہ تھے بلکہ وہ جدید قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کے ماہر بھی تھے۔ گیلری دائیں بائیں عمارت کی پوری لمبائی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر قطاروں میں ویسی کھڑکیاں تھیں اور یہ حصہ درگاہ کے داخلی صحن کی طرف کھلتا تھا۔ میں نے باسو سے پوچھا، اب کس طرف جانا ہے؟ اس نے شانے اسکائے، تم بتاؤ۔ میں نے سوچا اور باسو کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک سمت بڑھا۔ یہ خاصی پیچیدہ سی عمارت تھی۔ میں اس کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے وسط میں سما ہال تھا، دائیں بائیں دوسرے حصے تھے۔ ہال 2 منزلہ اونچا تھا، مگر دوسرے حصے اتنے اونچے نہیں ہوں گے۔ مجموعی طور پر ہال کی عمارت 3 منزلہ تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا صرف 2 افراد اس عمارت کو کلیئر کر سکتے تھے، جہاں اب تک سب سے زیادہ مزاحمت سے واسطہ پڑا تھا۔ درجن سے اوپر افراد مارے گئے تھے، مگر اب بھی وہاں بہت سے مسلح لوگ موجود تھے۔ ہال کے آخری حصے میں گھومتے ایک کشادہ کھلا ہوا لانچ ملا۔ یہ عمارت کے آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مل رہا تھا، مگر یہاں سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ سامنے قطار میں 3 کمرے تھے۔ جیسے ہی میں لانچ کے سامنے آیا، ایک دروازے کی طرف سے ہلکی سی ہٹ ہوئی۔ میری چھٹی حص نے بروقت خبردار کیا۔ اس طرف سے فائر ہوا، مگر میں اس سے پہلے دیوار کی آڑ لے چکا تھا۔ میں نے جوابی فائر کیا۔ دروازے کے عقب سے گھٹی ہوئی چیخ سنائی دی، پھر دھپ سے گرنے کی آواز آئی، مگر میں آگے نہیں گیا۔ مجھے لگا کہ آواز میں بناوٹ تھی اور دھپ کی آواز ایسی تھی جیسے کسی نے دیوار پر ہاتھ مارا ہو۔ میں نے باسو کو سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے مشین گن اوپر کی کہ میں نے اسے روک دیا۔ فائر نہیں۔
इस शख्स को जिंदा पकड़ना है। उसने सर हिलाया और इत्मीनान से लाउंज में दाखिल हो गया। अदाकारी करने वाले ने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। उसने बासु पर फायरिंग की मगर उसका कुछ बिगाड़ न सका। बासु कमरे में आया और इस बार जो चीखों पुकार सुनाई दी उसमें अदाकारी का अंसर शामिल नहीं था। वो यकीनन बासु की गिरफ्त में आ गया था और बुरे हाल से गुजरा था। बाकी 2 कमरे चेक करके मैं वहां पहुंचा तो बासु ने उसे औंधे मुंह जमीन पर गिराकर उसकी कमर पर पांव रखा था और उसकी जामा तलाशी ले रहा था। इससे पहले वो उसे काबू करने के लिए उसका बाजू तोड़ चुका था। बासु के पांव तले वो कसमसा भी नहीं पा रहा था और दबी आवाज में करहा रहा था। अपना काम करके बासु ने पांव हटा लिया और उसे सीधा होने का हुक्म दिया मगर उससे सीधा नहीं हुआ गया। गालिबन बासु के वजन से उसकी रीढ़ की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा था। बासु ने उसको ठोकर मारकर सीधा किया। वो जवान आदमी था और सूरत से बदमाश के बजाय पढ़ा लिखा और मुहसिब शख्स लग रहा था मगर उसकी असलियत खुद का राइफल की सूरत में वहां मौजूद थी। मैं नीचे झुका। तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? जवाब में उसने एक बार फिर मक्कारी से काम दिया और यूं पल के झपकने लगा जैसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने गहरी सांस ली और बासु से कहा, बेकार है, इसे खत्म कर दो। वो तड़प कर बोला, मैं सुन रहा हूं। अब आए ना लाइन पर। मैंने बासु की तरफ इशारा किया। इसे तुम भुगत चुके हो। अगर मैं इसे इशारा कर दूं तो ये खाली हाथों से तुम्हारी हड्डियों का सुरमा कर देगा और तुम सोच सकते हो तुम्हारा क्या हशर होगा। तुम चाहते क्या हो? यहां कितने लोग हैं? मेरा मतलब इस इमारत की तरफ। मैं ठीक से नहीं जानता। उसने इतना ही कहा था कि बासु ने उसके टूटे हुए हाथ पर पांव रख दिया। वो ज़िबा किए जाने वाले बकरे की तरह बिलबिलाया। दबाव चंद लम्हे जारी रहा तो वो धाड़े मारकर रोने लगा। मैंने उसके मुंह पर जूता रख दिया। चंद लम्हों बाद बासु ने पांव हटाया तो मैंने मुंह से जूता हटा लिया। उसने ज़ारो कतर रोते हुए बताया कि यहाँ उसके 2 दर्जन साथी थे। कुछ और मुश्किल मरहल से गुजरकर वो मजीद ताबुन पर आमादा हुआ। उसने इंकशाफ किया कि उसका और उसके साथियों का ताल्लुक एक कलदम दहशतगर्द करार दी जाने वाली तंजीम से था और मुर्शिद ने मुंह मांगे दामों उनकी खिदमत हासिल की थी। वो सब तरबियत याफ्ता जंगजू थे। उनके पास फौजी नौयत का असलहा भी था। इन 2 दर्जन अफराद के अलावा यहाँ मुर्शिद के कोई 7-8 साथी और थे। वो सब भी लड़ने मरने वाले थे। गोया यहाँ 30 से ज्यादा अफराद थे मगर अब वो 30 नहीं थे। कुछ तो पहले ही मारे जा चुके थे या जख्मी थे और बासु के हाथों भी कम से कम 6 अफराद मारे गए थे। फर्ज कर लिया जाए कि दुश्मन की निस्फ नफरी साफ हो गई थी, तब भी आधे दुश्मन बाकी थे और हमें उनसे मुकाबला करना था। अब पता चला कि इस जगह से इतनी शदीद मज़ाहमत क्यों हो रही थी। उसकी हालत बेहतर हुई थी और वो खड़ा हो सकता था इसलिए खड़ा हो गया। मैंने उसे बाहर की तरफ धकेला। अब तुम आगे रहोगे और हमारी रहनुमाई करोगे। मेरे साथी मुझे मार देंगे। दूसरी सूरत में हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड है। 1, 2, 3 कहने से पहले वो मान गया। मैंने बाहर जाने से कबल उससे मजीद मालूमात हासिल की। पता चला कि हॉल के दूसरी तरफ सर्विस एरिया था और वहीं वॉशरूम्स भी थे। दूसरे फ्लोर पर रिहायशी कमरे थे और तीसरे फ्लोर पर भी कमरे थे। उनमें से अक्सर रिहाइश के लिए मखसूस थे। सबसे ज्यादा मज़ाहमत उसी फ्लोर से हो रही थी। उसने बताया कि हमला होने के बाद उसके अक्सर साथी ऊपर चले गए थे। ऊपर जाने का रास्ता सर्विस एरिया से था। गोया हमें समा हॉल के दूसरी तरफ जाना था। मैं और बासु उसे लेकर रवाना हुए। बासु गैलरी से गुजरते हुए हमारे आगे ढाल बना हुआ था। जैसे ही हम सर्विस एरिया के लाउंज में दाखिल हुए, सीढ़ियों की तरफ से फायर हुए। गोलियां बासु के जरा बख्तर पर बेअसर लगी। जवाब में उसकी भयानक मशीन गन ने हमलावरों पर कयामत ढा दी। उनको बचकर फरार होने का मौका न मिला। वो सीढ़ियों पर ही मारे गए। उनकी लाशें देखकर हमारे कैदी की हालत खराब हो गई। वो घिघिया कर बोला, खुदा के लिए मुझे मत मारना। खुदा के वास्ते मत दो। कभी तुमने भी किसी के मुंह से वास्ते सुने होंगे। वो बादल नाखास्ता लरजते कदमों से आगे बढ़ा। उसे अंदाजा हो गया था कि सिर्फ उसकी खातिर उसके साथी सीज फायर नहीं करेंगे और वो भी मारा जाएगा। इसलिए उसके जहन में फरार का ख्याल आया। इस पर उसने बड़े बेढंगेपन से अमल किया। मेरे गुमान में भी ना था कि वैसी हरकत करेगा। वो आगे था और जब सीढ़ियां चढ़कर वो घूमकर ऊपर जाने वाली जगह पहुंचा जहां एक शीशे और लकड़ी की आराइशी खिड़की थी तो उसने अचानक छलांग लगाई और फिल्मी अंदाज में खिड़की तोड़कर बाहर निकल गया। मगर ना तो ये फिल्म थी और ना वो हीरो था। जब मैंने झांक कर देखा तो वो 1 मंजिल नीचे इस तरह गिरा था कि खिड़की का एक टूटने वाला शीशा उसकी गर्दन में पेवस्त हो गया था और वो खरखराती आवाजों के दरमियान उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही शीशा उसकी गर्दन से निकला, खून का फवारा फूटा। बज़ाहिर उसके बचने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मैंने अफसोस से सर हिलाया। बासु ने कहा, ऊपर चलो। उसने कैदी के फरार और उसकी इबरतनाक मौत पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया। अब ऐसा लग रहा था कि तमाम मज़ाहमत करने वाले उसी मंजिल तक महदूद होकर रह गए थे। जंगी हिकमत अमली के लिहाज से उन्होंने नहायत अहमकाना हरकत की थी। अब वो इस जगह फंस गए थे और फरार के वाहिद रास्ते पर हम मौजूद थे। बासु आगे था और मैं पीछे था। हम ऊपर इसी तरह के सर्विस एरिया में निकले। वहां वॉशरूम थे और एक लाउंज के साथ किचन था। लाउंज में चांदनी बिछी थी। सामने की तरफ एक गैलरी दूसरे सिमत में जा रही थी। सीढ़ियां यहाँ से तीसरे और आखिरी फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी। बासु, तुम गैलरी के दूसरी तरफ मौजूद हिस्सा क्लियर करके आओ जब तक मैं यहाँ घात लगाए हुए हूँ। वो सारे लाता आगे बढ़ गया। मैंने सीढ़ियों का जायजा लिया। किचन की तरफ बाहर से कुछ रोशनियां झलक रही थी। उसी जगह से दरगाह वाली इमारत पर फायरिंग की जाती रही थी क्योंकि यहाँ जवाबी फायरिंग के आसार नुमाया थे और सिंक में गोलियों के सुराख थे। सिंक के ऊपर लगा नल देखकर मुझे ख्याल आया कि मुझे शिद्दत की प्यास लगी थी। मैंने झुककर नल से पानी पिया और कुछ अपने चेहरे पर डाला। उस जगह की बिजली बंद होने से यहाँ शदीद हब्स और घुटन हो गई थी।
उसी लम्हे गैलरी की दूसरी तरफ से बासु की मशीन गन गरजी। ऊपर वालों ने भी ये आवाज सुन ली थी क्योंकि उनकी तरफ से रद्दअमल हुआ और कोई चीज ऊपर से गिरी और लाउंज में आकर हल्की सी आवाज से फट गई। उससे गैस और धुआं खारिज होने लगा। मैं सांस रोककर उसकी तरफ लपका और उसे उठाकर किचन की टूटी खिड़की से बाहर उछाल दिया। मुझे गैस बम उठाकर बाहर फेंकने में बमुश्किल 20 सेकंड लगे होंगे, लेकिन उसके बावजूद लाउंज में कुछ गैस जमा हो गई थी। ये आंसू गैस थी। मैंने अपनी शर्ट का दामन फाड़कर उसे पानी से तर्क किया और उसे मुंह पर रखकर फिर सांस ली। गैस के अखराज के लिए मैंने लाते मारकर अकबी 2 खिड़कियां तोड़ दी। दुश्मन का यह हरबा भी नाकाम रहा। ऐसा लग रहा था कि ऊपर ज्यादा लोग नहीं थे। मुझे ख्याल आया कि उन्हें यहीं छोड़कर रवाना हो जाना चाहिए। शायद वो हमारे पीछे आने और इस मार्के में मजीद हिस्सा लेने से गुरेज करते, मगर मुझे मालूम था कि बासु हर सूरत फासली के हुक्म की तामील करेगा और यहाँ मौजूद आखिरी फर्द के खात्मे तक वापसी का नाम नहीं लेगा। 1 मिनट बाद बासु गैलरी की तरफ से नमूदार हुआ। माहौल किसी कदर धुंधला देखकर उसने कहा, क्या हुआ है? ऊपर वालों ने गैस का बम मारा था, वो मैंने बाहर फेंक दिया है। वो आराम से सांस ले रहा था। इसका मतलब था उसका हेलमेट गैस मास्क भी था। बासु सीढ़ियों की तरफ बढ़ा मगर झटके से पीछे आया क्योंकि इस बार ऊपर से हैंड ग्रेनेड आकर गिरा था। मैं तो खैर फौरन किचन की आड़ में हो गया, मगर बासु ने भी हैरत अंगेज फुर्ती से एक सुतून की आड़ ले ली। धमाके ने सीढ़ियों के आसपास की जगह तबाह कर दी थी और वहां मौजूद फर्नीचर और चांदनी ने आग पकड़ ली। ये आग सूरत से फैल रही थी। जब मैंने किचन से झांक कर देखा तो बासु सीढ़ियों के पास खड़ा था। वो हाथ ऊपर करके सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में कुछ रख रहा था। ये काम करते वो तेजी से वापस सुतून की आड़ में आया। उसका अंदाज देखकर मैं भी वापस किचन में रूपोश हो गया। इस बार धमाके ने सीढ़ियां तबाह कर दी। अब ऊपर वाले नीचे नहीं आ सकते थे और नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते थे, मगर मैं समझने से कासिर था कि बासु क्या कर रहा है। धमाका होते वो तेजी से किचन में आया और उसने अपनी जिन्नाती कुव्वत से गैस के फौलादी पाइप तोड़ दिए। उनसे तेजी से गैस खारिज होने लगी। अब मैं समझ गया और बासु से पहले नीचे की तरफ लपका। बासु भी पीछे आ गया। जब हम निचली मंजिल तक पहुंचे तो ऊपर धमाका सुनाई दिया। गैस ने आग पकड़ ली थी और शोलों की लपेट नीचे तक आई थी। यहाँ भी बासु ने निचले किचन में गैस आजाद करने की कार्रवाई की। ऊपर से आग भड़कने की आवाजों के साथ कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी। बासु ने एक गैस भरने का इंतजार किया और एक ग्रेनेड पिन निकालकर किचन में रखा। हमें खिड़की तोड़कर अगले सहन में बाहर निकल आए और दीवार के साथ दुबक गए। ग्रेनेड के धमाके को गैस की मौजूदगी ने कई गुना बढ़ा दिया था। उस तरह से दीवार का एक हिस्सा गिर गया था और अंदर आग भड़क रही थी। धमाका होते बासु दीवार से हट गया। उसका मुंह ऊपर की तरफ था। उसने मशीन गन छोड़कर पिस्तौल निकाल लिया था। फिर उसने यके बाद दीगरे अचानक कई फायर किए। 2 अफराद ऊपर से पक्के हुए आम की तरह नीचे गिरे। उन्हें गोलियां लगी थी। रही सही कसर गिरने से पूरी हो गई। सीढ़ियां तबाह होने से अब ऊपर फंसने वाले बरह रास्त नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। बासु इसीलिए इस तरफ निकला था। उसे मालूम था कि सीढ़ियां तबाह होने और आग फैलने के बाद ऊपर वाले खुली छत से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे। वो उनके इस्तकबाल के लिए पहले से तैयार था। 2 अफराद के मारे जाने के बाद ऊपर से गोलियों की बौछार आई, मगर मैं छज्जे तले और बासु अपने जरा बख्तर में महफूज था। उसने फिर पिस्तौल से जवाबी कार्रवाई की और बोला, वो इमारत की छत पर है, उनको निशाना बनाओ। पहले मैं समझा शायद वो मुझसे मुखातिब है, लेकिन जल्द मुझे एहसास हुआ कि वो रेडियो पर किसी से बात कर रहा था। समा हॉल की इमारत किसी कदर नीचे थी, मगर उसके ऊपर बाउंड्री वॉल थी, इसलिए मज़ाहमत करने वाले बिल्कुल ही खुली जगह पर नहीं थे। वो दीवार की आड़ में बच सकते थे, मगर अब वो नीचे उतरने की कोशिश नहीं कर सकते थे। सामने दरगाह की इमारत पर मलक एंड कंपनी मौजूद थी और यहाँ बासु मौत के फरिश्ते के नुमाइंदे की हैसियत से उनका इस्तकबाल करने को बिल्कुल तैयार था। हॉल की इमारत में लकड़ी का काम बहुत ज्यादा था, इसलिए वहां आग तेजी से फैल रही थी। इब्तिदाई हिदायत के बाद बासु फिर घुराया, कोई किसी तरफ से बचकर न जाने पाए। अकब में हम मौजूद थे। इमारत के दाएं बाएं से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ आगे पीछे से निकला जा सकता था। सामने दरगाह की इमारत थी और बज़ाहिर ऊपर मौजूद अफराद के लिए बच निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। मैंने महसूस किया कि यहाँ मेरी इतनी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं दीवार से लगे लगे मुर्शिद की रहायशी कोठी वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। फिलहाल ऊपर से खतरा नहीं था, मगर मैंने खुली जगह आना मुनासिब नहीं समझा। मैंने इमारत के कोने से झांका तो उस तरफ तारीकी में कई अफराद दिखाई दिए। वो मोर्चाबंद थे और कोठी के हाथे से की जाने वाली फायरिंग का जवाब दे रहे थे। मोर्चाबंद अफराद फाजली के थे और यकीनन उनमें फाजली भी था। इत्तेफाक से रोसम मेरे निशाने पर थे। मुझे ख्याल आया अगर मुझे इल्म होता कि उनमें से फाजली कौन है तो मैं उससे छुटकारा हासिल कर सकता था, मगर नाइट विजन सिर्फ दिखा रही थी, चीज़ों और इंसानों को बहुत वाज़ेह नहीं करी थी। फाजली का दावा था कि उसने मुर्शिद के फरार का या बाहर से उसके लिए मदद आने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था, मगर मैं सोच रहा था यहाँ जिस किस्म का तबाकुन और शोशराबे वाला असलहा इस्तेमाल हुआ था, क्या ये मुमकिन था कि पुलिस और इंतजामिया कान बंद किए पड़ी रहती। उस वक्त 1 बज रहा था और कार्रवाई शुरू हुए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। ये वक्त इस्लामाबाद से पुलिस की आमद के लिए काफी था, मगर फिलहाल ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। हॉल की इमारत में आग इतनी सूरत से फैल रही थी कि अब उसके शोले और तपिश खिड़कियों से बाहर आने लगी थी। मैंने जरा पीछे हटकर ऊपरी मंजिल का जायजा लिया तो वहां सूरत हाल ज्यादा अब पर दिखाई दी। शोले तकरीबन तमाम खिड़कियों से लिपटे हुए थे, क्योंकि ये सब लकड़ी के काम वाली खिड़कियां थी। मैं फिक्रमंद हो गया क्योंकि मामला उस तरफ जा रहे थे कि हुकूमती इदारों की तरफ से मदाखलत लाजमी थी। शोलों के साथ धुआं भी उठ रहा था और ये खासी दूर से नजर आता।
कोठी के गार्ड्स और फाजली के आदमियों के दरमियान हल्की फुल्की मौसीकी चल रही थी। बासु ने फायर्स किए तो मैं चौंका। उसने नीचे आने की कोशिश करने वाले एक और आदमी को मार गिराया था। फिर इमारत के दूसरी तरफ से एक चीख सुनाई थी और कोई धप की खौफनाक आवाज से नीचे गिरा। उसने गालिबन आग से घबराकर छलांग लगा दी थी। ऊपरी छत से जमीन तक का फासला कम से कम 45 फुट था। अगर गिरने वाला बच भी गया था तो यकीनन उसकी कई हड्डियां टूट गई थी। बासु मलंग लोगों से राब्ते में था। उसने सर हिलाया और मेरी तरफ आया। ऊपर कोई बाकी नहीं रहा है। मुमकिन है कोई हो और छुप गया हो, तब वो जलकर मरेगा। ये कहकर बासु कोठी के अहाते की तरफ बढ़ा। उस तरफ बड़ा सा खाली मैदान था। उसमें शायद रश के दिनों में गाड़ियां पार्क की जाती थी। मिशन का आखिरी मरहला शुरू होने वाला था, यानी मुर्शिद की कोठी तक रसाई हासिल करना और बिलाखिर उसे काबू करके दुनिया से रुखसत कर देना। मैं उस मरहले में शामिल होना चाहता था, मगर जब मैंने बासु के साथ जाना चाहा तो उसने मुझे रोक दिया। तुम पीछे दरगाह की तरफ जाओ। क्यों? फासदी का हुक्म है, तुम वहां रुककर अगले हुक्म का इंतजार करोगे। वो घुराया। बासु का अंदाज बता रहा था कि मुझे उसके कहने पर अमल करना ही था। वो मुझे घूर रहा था। मैं ज़ेर फाजली को बेनुकत सुनाता दूसरी तरफ मुड़ गया। गालिबन फाजली नहीं चाहता था कि मैं मुसल्ला हालत में उसके पास आऊं। मैं समा हॉल की इमारत के दूसरी तरफ पहुंचा, जहां ऊपर से छलांग लगाने वाला जान करने की कैफियत में दम तोड़ रहा था। उसकी कई हड्डियां टूट गई थी और मुंह नाक से खून जारी था। उससे मुझे देखकर सिसकते हुए कुछ कहना चाहा, मगर उसके मुंह से सिवाय खून के बुलबुलों के कुछ और ना निकला। इसके बावजूद वो कुछ कहने की कोशिश करता रहा। उसकी हालत बहुत इबरतनाक थी। मुझे उस पर तरस आने लगा। जब वो बोल नहीं पाया तो उसने इशारे से मुझे पास आने को कहा। मैं उसकी तरफ झुका तो मुझे अंदाजा हुआ वो कह रहा था, मुझे मार दो। मैंने कहा, माफ करना, मैं सिर्फ उसे मारता हूँ जो मुझे मारने की कोशिश करता है। हाँ, तुम्हारे लिए मैं ये कर सकता हूँ। ये कहते हुए मैंने उसके सर पर राइफल का दस्ता दे मारा। वो साकित हो गया। अल्लाह जाने बेहोश हुआ था या दुनिया से गुजर गया था, मगर उसका मकसद पूरा हो गया था। अब वो अज़ियत में नहीं था। मैंने इमारत के ऊपरी हिस्से की तरफ देखा। अब शोले उस तरफ भी पहुंच गए थे। वहां मौजूद किसी फर्द के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं समा हॉल के कोने तक पहुंचा और झांक कर दरगाह की इमारत की तरफ देखा तो मुझे मलंग के दो साथी सामने नजर आए। वो भी आसपास का जायजा ले रहे थे और जिस बेफिक्री से खुली जगह पर खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि समा हॉल की तरफ से मज़ाहमत का खात्मा हो गया था। मैंने आगे बढ़ने से पहले उन्हें आवाज देकर अपने बारे में बताया, वरना कोई भरोसा नहीं था कि वो भड़क कर मुझ पर फायर खोल देते। खबरदार करके मैं उनके पास पहुंचा और मलंग के बारे में पूछा। एक ने सर हिलाया। उसकी हालत ठीक नहीं है। मेरा माथा ठनका। क्या हुआ? क्या वो जख्मी है? दूसरे ने भी सर हिलाया। पेट में 2 गोलियां लगी हैं। पेट में कैसे लग गई? उसने तो बुलेट प्रूफ पहना हुआ था। उस पर पहले वाले ने जरा खुलकर बताया कि गोलियां कहाँ लगी थी और अगर मलंग बच गया तो किन उमूर के काबिल नहीं रहेगा। मैंने लाहौल पड़ी। तुम लोगों को इस वक्त ये सूझ रही है उसकी जान बचाने के लिए क्या किया? इधर हमारे पास कुछ नहीं है। मैं उससे सर खपाने की बजाय अंदर आया, जहां मलंग तकरीबन बेहोशी की हालत में मुर्शिद के बाप और दादा के मजार के पास पड़ा था। गोलियां वाकई नाजुक जगह लगी थी। उन्होंने आजा के चीथड़े उड़ा दिए थे। खून रवानी से बह रहा था। उसके बेहिस साथियों ने खून रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया था, जबकि उनके पास बैकपैक में मरहम पट्टी का सामान था। खुद मलंग की पुश्त पर बंधे बैग में भी सामान मौजूद था। मैंने उसका बैग उतारा और उसमें से खून जज्ब करने वाले पैड्स निकालकर मलंग के जख्म पर रखे और एक आदमी से कहा, इसे पकड़ कर रखो। उसने बादरे नाखास्ता पैड दबाया तो मैंने ऊपर से टेप लपेट दिया। जख्म को छूने पर मलंग बिलबिलाकर होश में आ गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास खून रोकने वाला इंजेक्शन है जैसा कि बासु के पास है? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है। उसने नहीफ लहजे में कहा। तुम फासली से राब्ता करके उससे कहो कि वो तुम्हें इंजेक्शन भेज दे। खून इसी तरह बहता रहा तो तुम मर जाओगे। मलंग के चेहरे पर दहशत नजर आने लगी। उसने कांपते हाथों से अपने बालों में छुपे माइक पर हाथ रखा और बोला, मैं जख्मी हो गया हूँ, गोलियां लगी हैं मुझे। जी, खून बहुत बह रहा है। 1 मिनट, मुझे बात करने दो। मैंने कहा तो मलंग ने रेडियो का हेडसेट निकालकर मेरे हवाले कर दिया। असल रेडियो उसके लिबास में छुपा हुआ था। मैंने फासली से कहा, इसके लिए खून रोकने वाला इंजेक्शन भेज दो, बासु के पास है। वो सिर्फ बासु के लिए है, किसी और को नहीं मिल सकता। ये तुम्हारा आदमी है, अगर इसका ज्यादा खून बह गया तो ये मर जाएगा। आदमी मेरा है और फिक्र तुम्हें हो रही है। अभी तुम्हारा मिशन पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें आदमियों की जरूरत है। अगर ये बच भी गया तब भी बेकार है, मजीद कुछ नहीं कर सकेगा, इसलिए इसको छोड़ दो। जहन्नुम में जाओ। मैंने माइक नीचे पटक दिया। मलंग ने मेरी एक तरफा गुफ्तगू से समझ लिया था कि फासली ने क्या जवाब दिया है। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, कोई बात नहीं, इसी का तो मुआवजा दिया है उसने। तुम्हारे घर वालों को चंद लाख मिल जाएंगे और तुम यहाँ खून बहने से मर जाओगे। मलंग के पास कोई जवाब ना था। मैं गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। अब इंचार्ज कौन है? मैंने वहां मौजूद अफराद से पूछा। उस पर वो हंसा जिसने कैद खाने से निकलने के बाद मेरा पूछा था। इंचार्ज पूछता है कि इंचार्ज कौन है? बको मत, मैं नाम नहाद इंचार्ज हूं। पहले ये मलंग था, अब कौन है? मेरे लहजे पर उसकी आंखों में चमक आई। उसने काटदार अंदाज में कहा, मुझे समझ लो। अच्छा तो इंचार्ज साहब, अब हमें क्या करना है? बॉस के हुक्म का इंतजार। यहाँ कितने आदमी बचे हैं?
यहाँ आने वाले 17 अफराद में से 6 मारे जा चुके थे और मलंग समेत 3 शदीद जख्मी थे, यानी वो किसी काम के नहीं रहे थे। इसका मतलब था कि लड़ने के काबिल मुझ समेत 9 बचे थे, मगर दूसरी तरफ मुखालिफ पार्टी में से कोई नहीं बचा था। आज सिर्फ मुर्शिद की कोठी रह गई थी। फासली के साथ अब भी 1 दर्जन मुसल्लह अफराद थे और वो सब महफूज थे। सबसे आगे मेरा ग्रुप था, इसलिए नुकसान भी ज्यादा उसी का हुआ था, शायद इसीलिए उसे आगे रखा गया था। फिर फासली के पास बासु जैसा खतरनाक आदमी था। मेरा अंदाजा था कि उसका असल दस्ता वही था और एक किराए के गोरीले थे। मुझे उनके साथ लगाने का मकसद यही था कि मैं अपना तजुर्बा काम मिला और उनकी मदद करूं। इसके बावजूद फासली ने मुझे नाम नहद इंचार्ज बना दिया था। नए इंचार्ज का नाम गुलजी था। मुझे उस गुलजी को देखकर अफसोस हुआ जो मुसव्विर गुलजी के बिल्कुल बरक्स था। अब तक होने वाला जानी नुकसान तकरीबन तमामी मुर्शिद के आदमी का हुआ था। दरगाह की 3 अहम तरीन इमारतों पर फासली का कब्जा हो गया था, या फिर वो मुर्शिद के कब्जे में नहीं रही थी। अचानक मुझे उन औरतों का ख्याल आया जो दरगाह वाली इमारत के तहखाने में थी। मैंने गुलजी से पूछा, क्या हुआ उनका? वही जो दूसरे लोगों का हुआ। मेरा खून खिंचकर सर में आ गया। मैंने हुर्रा कर पूछा, क्यों? वो आम औरतें थी और उस जगह कैद थी, फिर उन्हें क्यों मारा? ओहो सर जी, मैंने कब कहा कि उन्हें मार दिया? हो सकता है कोई तहखाने की तरफ गया हो और उन्हें मार दिया हो। उसने तमस्कराना अंदाज में कहा, अगर उन्हें मार दिया गया हुआ तो ये मारने वाले के हक में अच्छा नहीं होगा। मैंने सर्द लहजे में कहा और तहखाने की तरफ बढ़ा। वहां मुर्शिद के उन 3 आदमियों की लाशें मौजूद थीं। जिसे मैंने बेहोश किया था उसके सर में भी किसी ने सुराख कर दिया था। मुझे औरतों की फिक्र थी। तहखाने में यूपीएस काम कर रहा था और यहाँ रोशनी थी। तलाश करता हुआ मैं एक राहदारी के आखिरी हिस्से में पहुंचा जहां एक छोटी सी कोठरी का दरवाजा था। वहां 9 औरतें एक दूसरे से चिमट कर बैठी हुई थीं। वो खौफ और गर्मी से पसीने में नहाई हुई लेकिन जिंदा थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, मगर मुझे देखकर उनकी हल्की फुल्की चीखें निकल गईं। मेरा हुलिया ही ऐसा हो रहा था। सर से पांव तक जख्मों और लहू में डूबा हुआ था। जगह जगह जलने और कटने के निशानात थे। चेहरा भी उनसे खाली नहीं था, इसलिए मैं औरतों को भयानक लगा। मगर रोशना ने मुझे शनाख्त कर लिया। उसने दबी आवाज में रोने वाली औरतों को खामोश कराया। चुप चुप कर जा, ये अच्छा आदमी है, इसी ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम लोग यहीं रहो और कोठरी का दरवाजा अंदर से बंद कर लो। अभी ऊपर मारधाड़ चल रही है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें खुद कोशिश करना होगी। हम हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते। एक अधेड़ उम्र औरत बोली। वैसे वो सभी मामूली सूरत की और उम्र रसीदा औरतें थीं, तभी उनको यहाँ ये काम सौंपे गए थे। उनमें सिर्फ रोशना जवान और खूबसूरत थी। उसका ताल्लुक यहाँ से नहीं था। बाकी औरतों की निस्बत वो हौसलामंद भी थी। हौसले वाली ना होती तो इतना खतरा मोल लेकर यहाँ तक कैसे आती? उसने मुझे बताया, अभी कुछ देर पहले यहाँ 2 आदमी आए थे तो मैं छुप गई थी। वो उन औरतों को देखकर चले गए। हाँ, हमें कचरा करार दे दिया गया था। उसी अधेड़ उम्र औरतें तलखी से कहा, मुझे डर लग रहा है। रोशना बोली, वो फिर आएंगे और मुझे यहाँ देख लिया तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। अब कोई नहीं आएगा, वो सब ऊपर मसरूफ है। मैंने तसल्ली दी। रोशना आगे आई, तुम अच्छे आदमी हो, मुझे अपने साथ नहीं रख सकते जब तक मैं यहाँ से निकल ना जाऊं। तुम मेरा हुलिया देख रही हो। मौत कितनी ही बार मेरे पास से गुजरी है और आगे भी गुजरती रहेगी। मेरे साथ रहने वाले अक्सर लोग मारे जाते हैं। तुम यही रहो, तुम्हें किस बात का डर है? आखिरी जुमला मैंने बेसाख्ता कहा, हालांकि मेरा वो मकसद नहीं था, मगर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मुझे किस बात का डर है? मेरे पास खोने को है क्या? माफ करना, मेरा ये मकसद नहीं था और ना ही ये वक्त जज्बाती होने का है। सिर्फ अपनी जान बचाने का सोचो। दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैंने धीमे लहजे में कहा,